फिर मेनली जो पोर्शन अपना स्टार्ट है वो ये था कि क्या किडनी के अलावा भी कुछ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शंस चल रहा है बॉडी में। तो उसमें हमने देखा लीवर को हमने एग्जांपल लिया, लंग्स का एग्जांपल लिया कि हाँ लंग्स रिलीजेस टॉक्सिक गैसेस विच फॉर्म इन सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें जो आप फॉर्मेशन हो रहा है CO2 का, उसको जो हम ब्रीद आउट करते हैं पूरा बॉडी से बाहर निकल रही है, दैट इज अगेन दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। क्लियर। फिर हमने लीवर का देखा, लीवर में अलग अलग टाइप्स देखे, बाइल से रिलेटेड भी बात की और कुछ एक्सक्रीटरी डिस्कशन हुआ। फिर अब यहाँ पे जो है अंडरलाइन कर लेना एनसीईआरटी की, the sweat and sebaceous glands in the skin can eliminate certain substance through their secretion। जो भी sweat gland का secretion या sebaceous gland का secretion है, कल हुआ था वैसे ये पोर्शन अपना ना, क्लियर। उनसे भी कुछ वेस्टेज है और मैंने बोला था कि ये हो गया था, अपना एक टेबल बना लेना स्वेट ग्लैंड का, सिबेसियस ग्लैंड का, और क्या क्या उससे रिलीज हो रहा है। जैसे स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड्स इज अ watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid, एंड थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग। ये पूरा आपका एक क्वेश्चन बनता है, प्राइमरी फंक्शन होगा तो इसको प्रायोरिटी देना है कूलिंग इम्पैक्ट को। एंड एक्सक्रीटरी उसका सेकेंडरी फंक्शन हो गया, एक्सक्रीटरी मटेरियल में वाटर के साथ साथ, मतलब वाटर में डिजोल्व फॉर्म में क्या निकल रहा है, NaCl निकल रहा है, यूरिया है कुछ अमाउंट में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्डर स्पेल ऑफ स्वेट, एंड लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड भी है जो ये वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। जहाँ पे भी स्वेट रहेगा ऑब्वियसली कपड़े वगैरह जो भी आप पहने रहते हो वहां पे स्वेट एब्जॉर्ब होता है उसमें, और फिर वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए एक उनको मीडियम मिल जाता है। Though the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface, it also helps in the removal of some of the wastes mentioned and above. Waste याद रखो। Sebaceous gland eliminates certain substances like sterol, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस थ्रू सीबम। और ये भी एक तरीके की जो ये रिलीज होते हैं वैक्सेस वगैरह, ऑयली जो एक सरफेस है, यू फील हाइड्रेटेड, यू फील जैसे आप कभी ऑब्वियसली ये डेली रूटीन की चीजें, आप नहा के निकल रहे हो, कोई सोप यूज करके निकल रहे हो, तो आप एक ड्राई ड्राई सा फील करते हो, स्किन थोड़ी सी ड्राई खिंची खिंची होती है, आप उस पर कुछ मॉइस्चराइजर अप्लाई कर देते हो, देन इट इज ओके। अदरवाइज वो थोड़ी ही देर में वो ड्राइनेस वाला फीलिंग आपको खुद भी जाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि उतनी देर में सेबेशियस ग्लैंड कुछ सिक्रीशन कर देती है और वो सिक्रीशन फिर से एक लेयर की तरफ आ जाती है। अब यही किसी में ज्यादा होता है, जैसे गर्ल्स में या बॉयज में भी पिंपल फॉर्मेशन के जो इश्यूज होते हैं, पिंपल है, क्लियर, स्किन पे छोटे छोटे दाने आते हैं, उन सभी के फॉर्मेशन में ये ग्लैंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनकी टेंडेंसी हाई होती है, ऑयली स्किन ज्यादा है, वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकता है, इट रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ पिंपल्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव भी है और एक्सेसिव भी है। आप एक्सेसिव है तो कुछ इसके सिम्टोमेटिक भी हैं, कुछ और इफेक्ट भी हैं, बट ओवरऑल हम अभी एक्सक्रीटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन इज released by or is found by the sebaceous gland or sweat gland। ठीक है। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज कुड बी एलिमिनेट थ्रू सलाइवा टू। हाँ ये भी होता है। ठीक है, जैसे समझो कोई आपके आपने कोई ड्रग लिया, कोई मेडिसिन ली है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रखी है, वो ट्रेवल कर रही है, और फिर उसी एब्जॉर्प्शन के बाद जो वो बकल कैविटी की तरफ फ्लो आता है, तो वहां से वो ट्रेवल करने के चांसेस हैं। और होता भी ऐसा है कि वो सिवेसियस ग्लैंड और सिक्रीशन के साथ मिक्स होके वापस से आपके ओरल कैविटी में आ जाए। ठीक है, इसको तुम इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि कभी कभी तुमने देखा हो कि एक दो चीजें एग्जांपल बताते हो, जैसे फीवर आ रहा है, फीवर आ रहा है तो तुम लोग कहते होगे कि मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, कड़वा कड़वा सा फील हो रहा है, फीका फीका सा लग रहा है, कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है, इस तरीके की चीजें आती हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट कभी फील किया है? इस तरीके की चीजें स्टेटमेंट दिया है, इस तरीके का कुछ फील किया है?
हम्म। या कभी कोई दवा तुमने खाई है और उसका टेस्ट एक ऐसा फील आता है कि हाँ बहुत टाइम के बाद ये दवा खाने के बाद ओरल कैविटी में अजीब सा फीलिंग आ रहा है। ये हो सकता है सबने ना किया हो, लेकिन फीवर वाला तो आई थिंक सबको ही हुआ होगा कि फीवर है तो कुछ खाने के लिए मतलब स्वाद नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, या कुछ मन कड़वा सा हो रखा है, ऐसे जनरल बोलते हैं, और कुछ मीठा खाने का मन होता है। अदरवाइज कोई टेस्ट समझ में नहीं आता है। वो सब इसी से है क्योंकि वहां पे वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, वो रिलीज होता है, वो वहां पे एक लोकल एटमॉस्फेयर जनरेट कर देता है जिसकी वजह से उस तरीके का एक सेंस आपको होता है, एक फील आता है। ऑल्दो उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, बट एज एग्जाम्पल मैंने बताया। तो हाँ, सलाइवा में भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो मूव कर रहे हैं वो कुछ अमाउंट में सलाइवा सिक्रीशन से भी रिलीज हो सकते हैं। इट मीन्स कि योर सलाइवा कंटेन ऑल्सो सम नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस हो जाता है। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से, वेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और यहाँ पे आपको ये मार्किंग रखनी है कि हाँ सलाइवरी ग्लैंड को मेंशन किया गया है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और इस क्वेश्चन का रिप्लाई है यस। इज इट ओके? क्लियर है? ठीक है, अब हमने टिश्यू वगैरह पढ़ाते वक्त तुम लोग को ग्लैंड्स का, एपिथेलियम में किस तरीके से ग्लैंड होती है, कैसे सिक्रेटरी डक्ट होता है, वो सब बताया हुआ है। उसी ग्लैंड्स की टाइप है। ये देखो, ये स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड में आपको दिख रहा है कि पूरा एक डक्टस सिस्टम है, जो पोर, एक एंड पे पोर है, स्वेट पोर है, यहाँ पे सेल्स होंगी, सेल स्वेट को रिलीज कर रही होंगी, रिलीज होगा, स्टोर होगा, एंड देन वो आउटसाइड में आएगा। इसी तरीके से सिबेसियस ग्लैंड दिखा। अब ये क्या है, ये हेयर फॉलिकल को शो कर रहा है। हेयर फॉलिकल के पास आप एक फील किए होंगे कि बहुत लोगों के हेयर ऐसे हैं कि एक दिन शैम्पू किया, उसके सेकंड डे थर्ड डे तक अपने आप ही ऐसा फील आता है, देख के उनको लगता है कि उन्होंने सर में ऑयल लगा रखा है। क्लियर? और कुछ लोगों के हेयर इतने ड्राई होते हैं कि वो ऑयल लगाते हैं तो बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन की चीज बता रही हूँ, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं बता रही हूँ तुम्हें। तो जस्ट रिलेट करो कि हाँ किया है कि नहीं किया है। तो बहुत के स्कैल्प ड्राई होते हैं, बहुत के स्कैल्प लिटिल बिट ऑयली होते हैं, तो वो हेयर फॉलिकल के पास वहां पे स्वेट ग्लैंड्स हैं जो रिलीज करती हैं क्या, सिवेसियस ग्लैंड है जो सीबम को रिलीज करती है। ठीक है, उससे पूरे स्कैल्प पे आपको एक ऑयली सा अपीयरेंस फील होता है, एंड दैट इज एक्चुअल अगेन इट इज अ प्रोटेक्टिंग लेयर। अदरवाइज यू फील कि डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है, अगर सिबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन ज्यादा होना भी एक तरीके से वहां पे फिर फंगल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। कम होना ड्राइनेस को, स्कैल्प को ड्राई करता है, डैंड्रफ के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो हर किसी का बैलेंस है यार, देखो बेटा, ऊपर नीचे सब इम्पैक्ट रहता है। अपने को सिर्फ अभी यहाँ पे इतना समझना है कि हाँ ये सब भी एक्सक्रीटरी रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो सिवेसियस सीबम का सिक्रेशन एंड स्वेट ग्लैंड स्वेट का सिक्रेशन। ओके, सलाइवा सिक्रेशन से थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। द पीएच ऑफ द सलाइवा वेरीज फ्रॉम 5.8 टू 8.4। ये वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम। कितना पीएच बताया मैंने आपको? व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा? व्हाट इज द नेम ऑफ थ्री सलाइवरी ग्लैंड? दोनों के क्वेश्चन के आंसर दो। What is the pH of saliva and what are the three salivary glands? फरिहा, इकरा, रामिनी, ईशा, केतकी, मनाली, इनाद, पार्थ, पृथ्वी। एनीवन? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था।
6 to 7, 6.7, 6.88 एग्जैक्टली मैंने यूज किया था। 8 के फॉर्म में सलाइवा 6.8, गैस्ट्रिक जूस 1.8, इंटेस्टाइनल 7.8। क्लियर? तो एवरेज है वो। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, तो कोई भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा कि 8.4 चला गया तो ये तो बेसिक होता जा रहा है मैम। हाँ, ऐसा ही होता है। सलाइवा का कंस्टेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सलाइवा है, वो वेरी करता है, बट एवरेज में हम उसको बोलते हैं बहुत ही स्लाइटली एसिडिक होता है। ओके। ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी। वेरी गुड। कितने होते हैं? वन वन पेयर होते हैं। चलो, तो pH of saliva varies from 5.8 to 8.5. Unionized lipid soluble drugs are excreted passively without using energy. यहाँ पे पैसिव एक्सक्रीशन होता है किसका? जो भी ड्रग आपने इनटेक किया है, अगर उसमें अनआयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं, एक कैटेगरी है ड्रग की बेटा, अगर वो ड्रग्स होंगी तो वो ट्रांसपोर्ट होके थ्रू सलाइवा, मतलब सलाइवरी ग्लैंड के जहाँ सिक्रीशन आ रहा है वहां पे ब्लड के थ्रू वो भी पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दैट्स वाई वो आपको एक जो मेडिसिन खाने के बाद वाली फीलिंग आती है कि हाँ ये दवा खाया, पता नहीं सुबह खाई थी अभी तक कैसा तो मुंह हो रहा है। किसी से पूछोगे घर में हो सकता है किसी को ये एक्सपीरियंस हुआ हो। द बिटर टेस्ट इन द माउथ ऑफ ए पेशेंट इज इंडिकेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड। ठीक है, वो बिटर टेस्ट ही बताता है कि वहां पे ड्रग एक्सक्रीटेड हो रहा है। सम बेसिक ड्रग्स इनहिबिट सलाइवा सिक्रीशन। कुछ ड्रग्स ऐसे होती हैं कि जो एक वो चल रहा है किसी और डिजीज के लिए चल रहा है, लेकिन उस ड्रग का साइड इफेक्ट ऐसा है कि ओरल कैविटी में एक ड्राइनेस सी फील होती है, बहुत प्यास लगने लगती है, सलाइवा का सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाता है, एक ड्राइनेस सी बनी रहती है। क्लियर? जैसा फीवर के केस में भी होता है, लेकिन वो फीवर की वजह से या ड्रग की वजह से। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माउथ ड्राइनेस। कंपाउंड एक्सक्रीटेड इन सलाइवा आर कैफीन, फेनिटोनिन एंड थियोफाइलिन। तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सलाइवा कंटेंट में आप चाहो तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सक्रीटरी की तरह यहाँ पे भी नोट डाउन करके रख सकते हो, प्लस सलाइवा जहाँ पे पढ़ा हुआ है वहां पे भी सलाइवा की कंपोजिशन मैंने पढ़ाया, वहां पे स्टार मार्क करके एक्सक्रीटरी। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो एक जगह आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि मेजर पार्ट तो डाइजेस्टिव वाला है, तो डाइजेस्टिव है, लेकिन स्टार मार्क करके ये इंफॉर्मेशन आपको देनी नहीं है जब तक वो डाइजेशन के अकॉर्डिंग आपसे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा पूछ रहा है। क्लियर? कंपोजिशन ऑफ सलाइवा पूछ रहा है, और ऑब्वियसली उसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल आ रहा है वो भी कंपोजिशन में ही होगा, लेकिन इस पे आपको फोकस नहीं करना है। वही बात है प्राइमरी सेकेंडरी वाली। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? इस स्लाइड से क्या नोट डाउन करना है? एग्जाम्पल्स नोट डाउन करने के, क्या क्या कंपोनेंट आपके सलाइवा में एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल हो सकते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन का रीजन है उसके लिए, और पीएच का रेंज। क्लियर है सब? बताओ जरा। ओके, तो नेक्स्ट अब हमें देखना है लास्ट पोर्शन, डिसऑर्डर्स। डिजीज इज रिलेटेड टू किडनी। ऐसे बहुत बहुत रेंज नहीं है किडनी के डिजीज का, और जो एक सिम्टोमेटिक चीजें आपने देखनी थी वो कई जगह बीच बीच में भी कवर होती रही है। ये यूटीआई भी आपने कवर किया, एक डिसऑर्डर। तो अभी कुछ रह गया है जो किडनी के फेल्यूर से लेके डायलिसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, स्टोन के बारे में, कैलकुलाई बोलते हैं उसको, इन सब चीजों से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ सम अप करेंगे। तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी मतलब फंक्शन बंद, कम, बंद। ठीक है, कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ऑब्वियसली इसका जो काम था वो काम बंद हो गया, तो वो चीज डिपॉजिट होगा ना। क्लियर है? जैसे जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ नहीं रहूं तो तुम्हारा किस चीज की कमी होगी? तुम्हारे बायोलॉजी नॉलेज की थोड़ी सी कमी हो जाएगी, हो सकता है कोई अल्टरनेटिव फॉर्म है, लेकिन कोई चीज जो चल रही थी उसके फंक्शनल ना होने से आपको उसके
उसके ही इम्पैक्ट सबसे ज्यादा दिखेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है कि किडनी अगर काम नहीं कर रही है तो इफेक्ट तो बहुत सारे पड़ेंगे, धीरे धीरे हम आते हैं उस पर, लेकिन अगर कोई एक देखना है तो आपको पता है मेन काम किडनी का क्या है, यूरिया सिक्रीशन। इवन यूरिया सिक्रीशन और यूरिन फॉर्मेशन में भी पूछे आपसे, देन ऑल्सो द मेन प्रायोरिटी इज यूरिया एक्सक्रीशन। क्लियर? तो किडनीज कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। वही यूरिया बाहर नहीं निकल रहा है तो वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहा है। खराब तो किडनी हुई है ना, लीवर तो खराब नहीं हुआ है बेटा। यूरिया कहाँ बन रहा था, लीवर में बन रहा था, तो लीवर तो यूरिया बना ही रहा है अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन होने से। अब ये यूरिया ब्लड में ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? कुछ अमाउंट में स्वेट ग्लैंड से निकल सकता है, कुछ अमाउंट में सेबेसियस ग्लैंड में आ सकता है, बट ठीक है, मेन तो यही कर रहा था ना किडनी, तो वो डिस्टर्ब होगा। यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। अब एकदम जो डायरेक्ट टर्म्स दिए हुए हो तो आप ध्यान से एकदम यहाँ से हाईलाइट करो, यहाँ ऑलरेडी हाईलाइट है, इस पे मार्किंग करो और फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। तो यूरेमिया क्या हो गया? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेल्योर। और अभी धीरे धीरे किडनी की फंक्शनिंग डाउन हुई थी, माल फंक्शनिंग हुई थी। अगर ये सिम्टोमेटिक इसको डिटेक्ट नहीं किया गया और इसको क्योर नहीं किया तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, किडनी फेल्योर की तरफ चला जाएगा। और किडनी फेल्योर किसी भी कंडीशन में, लिख लेना, किसी भी कंडीशन में रिवर्स नहीं हो सकता है, उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन ही वन वे ट्रीटमेंट है। इट इज लाइक कि आपके फिल्टर के अंदर का फिल्टर मेम्ब्रेन खराब हो गया, नाउ यू कांट डू, आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा, वो रिपेयर नहीं हो सकती, नई मेम्ब्रेन आप नहीं जनरेट कर सकते हो, सिर्फ आप वहां पे रिप्लेसमेंट कर सकते हो। और पूरी की पूरी किडनी इसी तरीके की फंक्शन करती है, जैसे फिल्टर के अंदर से आप जो भी है आरओ, अगर आपने कभी ओपन होता हुआ देखा है तो उसके अंदर भी फिल्टरिंग मेम्ब्रेन्स वगैरह लगी होती हैं। अगर वो खराब है, आरओ का टीडीएस काउंट आता है वाटर का, अगर वो रेंज के बाहर जा रहा है तो उसी मेम्ब्रेन को चेंज कर दिया जाता है, फिर वो रिफंक्शन करने लगता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये ग्रेजुअली बढ़ता गया तो यूरेमिया कंडीशन लीड्स टू, इस चीज को याद रखना है, लीड्स टू किडनी फेल्योर, नॉट यूरेमिया इज द किडनी फेल्योर। समझ में आया? यूरेमिया इज लाइक अ इनिशियल एंड किडनी फेल्योर इज लाइक अ एकदम एपिकल, एपेक्स हो जाएगा उसका लास्ट। In such patient, urea can be removed by a process called hemodialysis, जिसको आप, हीमो मीन्स ब्लड हो गया, डायलिसिस मीन्स डायलिसिस, जो आप वर्ड यूज करते हो कि हाँ डायलिसिस करना पड़ेगा। ओनली अ क्योर, एक तो ये है कि ट्रांसप्लांट कर दो, किडनी बदल दो, दूसरा ये है कि जो यूरिया को वो एक्सक्रीट कर रहा था उसको एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे वीकली 2 डेज 3 डेज, वो पर्टिकुलर बंदा, किडनी जिसकी डैमेज हो चुकी है, वो बंदा जाता है और अपने पूरे ब्लड को प्योर कराता है, मतलब उससे वेस्टेज को रिमूव करा लेता है। क्लियर है? अभी ये प्रोसेस को भी समझना है, इसकी यूनिट को भी देखना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड, अभी एनसीईआरटी पहले मार्क कर लो। ऑब्वियसली ब्लड ब्लड को क्या करना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तो पूरे बॉडी का ब्लड बाहर की तरफ मूव करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कपड़ा है बेटा, कपड़े तो है नहीं कि भाई धोया कपड़े को और निचोड़ दिया और सारा पानी बाहर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, वो बाहर धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं कि सारा ब्लड एक साथ निकल गया। द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिस यूनिट। ये मार्क करना कि आर्टरी के थ्रू ब्लड को ड्रेन किया जाता है, इज पम्प्ड इनटू डायलिसिंग डायलाइजिंग यूनिट, जो डायलिसिस करने की यूनिट है। मीन्स जो आपके अंदर किडनी फंक्शन कर रही थी, छोटे छोटे नेफ्रॉन जो फंक्शन कर रहे थे, ठीक है, उस फंक्शन के लिए एक पूरी मशीनरी यूज की जाएगी एंड देन वो फंक्शन होगा और उसके बाद ब्लड को वापस रीट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा बॉडी में, और वो वाया वेन वेन किया जाता है और निकाला जाता है वाया आर्टरी, is pumped into a dialyzing unit called artificial kidney. Blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit. After
एडिंग, अब कॉमन सी बात है, ब्लड बाहर निकलेगा तो बेटा उसमें कोएगुलेशन होगा, कोएगुलेटिंग प्रॉपर्टी पड़ी है, ब्लड कोएगुलेशन। बाहर ब्लड आ रहा है तो जहां से ब्लड आ रहा है, जो ब्लड बाहर आ गया वो कोएगुलेट कर जाएगा, कुछ देर में जम जाएगा। अरे कभी कट लगा हो तो कहीं खून लगा हो, वो जम जाता है कि नहीं जम जाता है, क्लॉट हो जाता है ना। या स्किन के पास ही कट है तो वहां पे थोड़ी देर में थोड़ा सा एकदम ब्लड आया है, तो वो ब्लड भी देखो तो हटाओगे तो वो पाउडर के फॉर्म में हटता है, या छोटे छोटे क्लॉट हो सकते हैं। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? बेटा जी हाँ या ना बोलो। ब्लड बॉडी के बाहर आ रहा है, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ब्लड बाहर आया बॉडी के तो वो क्लॉट क्लॉट बनाएगा। क्लियर? उस क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक बताया हुआ है, हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन, क्लेक्सेन इंजेक्शन, इनके नाम मैंने लिए थे। तो एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट, मतलब वो निकल रहा है ब्लड और उसमें कोएगुलेंट का, एंटीकोएगुलेंट का ऐड कर दिया जाएगा, कि ताकि एंटी मीन्स अगेंस्ट, कोएगुलेशन मीन्स कोएगुलेशन। एक मिनट बेटा, है ना, संजय सर का कॉल आ रहा है। तो समझ में आया, जब ब्लड ब्लड की नेचुरल प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि वो कोएगुलेट करता है, उसके अंदर ब्लड, कोएगुलेट वर्ड समझ रहे हो ना, क्लॉटिंग वाला ही है, वहां पे भी लिया हुआ है ये वर्ड। ब्लड कोएगुलेशन करता है, ये उसकी नेचुरल फिनोमिना है, बाहर वो बॉडी के है तो ब्लड कोएगुलेट कर जाएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए कोएगुलेशन का एंटी, तो एंटी कोएगुलेंट हो गया। फ्लोचार्ट बनाओ, उसका एंटीकोएगुलेंट का नाम क्या दिया हुआ है, हेपेरिन। ऐड कर दिया, अब ये गया डायलाइजिंग मशीन में। ठीक है, उस आर्टिफिशियल किडनी में इसको ट्रांसपोर्ट किया। अब वहां पे सेम वो सारी प्रोसेस हो रही है। देखो क्या हमें लेना है, हमें यूरिया को बाहर करना है, तो वो रीअब्जॉर्प्शन वाली मैकेनिज्म या जो कैपिलरी का एक्सचेंज हो रहा था उससे तो मतलब बचा नहीं बेटा ना। समझो, सिर्फ हम उस डायलाइजिंग फ्लूइड जो होगा, जो उसको डील करना है जिससे, उसमें उसने क्या कर दिया कि उसमें हम वो कंटेंट रखेंगे ना, वो अब हम ये आर्टिफिशियल बना दिया हमने। वो तो वो तो पूरी आर्टेरियल प्रेशर के अकॉर्डिंग प्लाज्मा जा रहा था, तो प्लाज्मा से तो जो भी कंटेंट है, जो बड़ी सेल्स प्रोटीन्स रुक रही थी, उसके अलावा सारा कुछ पास हो जा रहा था। फिर हम नीडेड मटेरियल को रीअब्सॉर्ब कर रहे थे, बॉडी मतलब रीअब्सॉर्ब कर रही है वाया द कैपिलरी सिस्टम। नाउ व्हाट इज नीडेड, कि आप सिर्फ बाहर जब करा रहे हो तो बाय दैट मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन, सिर्फ आपको नाइट्रोजनस वेस्टेज बाहर निकालना है, तो उस डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया रहेगा नहीं। यूरिया नहीं है, या नाइट्रोजनस वेस्टेज के जो भी डेरिवेटिव आपको यूरिन के कंपोजिशन में मैंने दिखाया, वो कुछ भी उसमें नहीं रहेंगे। तो ऑब्वियसली जब उसके पास से ये ट्रेवल करेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म ये कहती है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो आपके जो चैम्बर में है, चैम्बर में फ्लूइड है जिसको आप डायलाइजिंग फ्लूइड कह रहे हो, इसमें तो नाइट्रोजनस वेस्ट है नहीं, आप इसके थ्रू वाटर को ला रहे हो, तो वाटर और इसके बीच में जो रहेगी दैट इज सेलेक्टिव परमिएबल थिंग। समझो बात को, सेलेक्टिवली परमिएबल कुछ है वहां पे। अब वो किसको सेलेक्ट कर रहा है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को सेलेक्ट कर रहा है, और फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन वो मूव कर जाएगा। सिंपल सी कहानी है, लोअर कंसेंट्रेशन मूव कर गया, बाकी प्लाज्मा सेल्स सब कुछ प्रेजेंट है। अब इसको पूरा रिवर्स करके वापस इस ब्लड को प्योरीफाई हो गया और बॉडी में वेन के थ्रू एंट्री करा देंगे। अभी हम दिखाते हैं इसको पूरा, है ना। एंट्री इन बॉडी सिस्टम, समझ में आया? अब एंट्री करते वक्त कोई मुझे बताएगा कि इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करते हैं हम? ऑब्वियसली निकला था तो हमने क्या ऐड किया था, एंटीकोएगुलेंट ऐड किया था। क्लियर? एंटीकोएगुलेंट ऐड किया था, मतलब एंटीकोएगुलेंट की एक्टिविटी को खत्म करने के लिए हमें कोएगुलेशन फैक्टर जो ऑलरेडी बॉडी में बन रहे हैं, लेकिन जो हेपेरिन आपने ब्लड में मिला रखा है, उसकी एक्टिविटी को आपको खत्म, इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज
वही फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ रखे हो, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो वेसल्स को नेचुरल रिपेयर चाहिए, क्लॉटिंग करनी है जहां जहां, वो क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं होगी। दैट्स वाई ये आपका बनता है क्वेश्चन। एंटीकोएगुलेंट, क्लियर। आर्टरी से एंट्री, एंड देन द यूनिट कंटेन्स अ क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब। अपना नेफ्रॉन क्या था, ट्यूबुलर सिस्टम था। उसी तरीके से आप समझो कि एक ट्यूबुलर सिस्टम है सराउंडेड बाय अ फ्लूइड। उस ट्यूबुलर और फ्लूइड के जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसके बीच में एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह सेलोफेन ट्यूब की बाउंड्री है। अब ये ट्यूब से पूरा फ्लूइड ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सराउंडिंग फ्लूइड में चला जाएगा। कितनों को समझ में आ गया? Surrounded by a fluid, dialyzing fluid having the same composition as that of plasma except the nitrogenous waste। ये भी समझ सकते हो तुम, मतलब दोनों के साइड का कंपोजिशन एक जैसा रखा है और हमें सेपरेट तो नाइट्रोजनस वेस्ट को करना था। तो एक में नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट है, एक में प्रेजेंट है, तो जिधर प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली हायर कंसेंट्रेशन हो गया, जिधर एब्सेंट है वो लोअर कंसेंट्रेशन, क्या एब्सेंट ही है तो जीरो है, लोअर हो गया, तो हायर टू लोअर मूव कर जाएगा, तो डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गया नाइट्रोजनस वेस्ट, और बाकी का बाकी पूरा सेलोफेन से अपना मूव करके पास ऑन हो जाएगा। तो ये लाइन भी आप अंडरलाइन करो। हैव द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के तरह का ही कंपोजिशन वहां पे बनाया गया उस डायलाइजिंग फ्लूइड को, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये कंपोजिशन क्यों सेम बनाया गया है, ताकि जो सेम सेम है और सेम कंपोजिशन वाले मटेरियल हैं उनके लिए वो मेम्ब्रेन सेलेक्टिव भी ना रहे और ये उधर यूरिया अपना ट्रेवल कर जाए। द पोरस सेलोफेन ऑब्वियसली मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है तो पोरस होगा। मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मार्केट क्लियर है? टेल आफ्टर एडिंग कोएगुलेशन एजेंट। अभी आ रहे बेटा उस पर वापस, अभी तो डायलाइजिंग मशीन के अंदर क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। डायलाइजिंग मशीन के अंदर क्या हो रहा है कि जो आपका फ्लूइड है, चलो इमेज ही देखते हैं ना पहले। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पे, ये वाला देखो आप इमेज, पेशेंट से पेशेंट से ब्लड को लिया जा रहा है, रिमूव्ड ब्लड फॉर क्लीनिंग। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड आपका कैसा है, नाइट्रोजनस वेस्ट वाला है, इसलिए उसको ब्लू से शो किया है। आप हमेशा ध्यान रखते हो कि जिस भी इमेज में आपको ब्लड की बात करनी होती है तो प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया होता है, वेनस ब्लड को इस तरीके के ब्लड को, और पता है ये सारा यूरिया वगैरह तो वेनस सिस्टम से ही आएगा, ठीक है। लेकिन वो आर्टेरियल ब्लड से लिया जाता है, मतलब आर्टरी के, क्योंकि देखो आर्ट्रियोल से ही तो फिल्ट्रेशन हुआ था ना बेटा। इट डजेंट मीन कि वो वेनस ब्लड का इम्प्योरिटी, अगर जो चीज ऑक्सीजनेटेड नहीं हुई है इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि पूरा वेस्ट मटेरियल लंग्स सब गायब कर देगा। लंग्स का काम तो है नहीं फिल्ट्रेट करना, तो लंग्स की तरफ जब वेन से ब्लड जा रहा है तो उसमें वेस्टेज तो प्रेजेंट ही है। अब वो फिर से पूरा घूम के आ रहा है, प्लस ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, अब वो किडनी की तरफ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसने टिश्यू से ब्लड को, टिश्यू से वेस्टेज को लिया, टिश्यू से नाइट्रोजनस वेस्ट आया। हर एक टिश्यू का जो ऑर्गन है उस ऑर्गन की जो वेन है उससे वो ब्लड बाहर की तरफ आ रहा है, वो वेना केवा में जाएगा, वो वेना केवा से हार्ट में गया, हार्ट से वो लंग्स में गया, वेस्टेज एज इट इज उसमें अभी प्रेजेंट है, लंग्स में गया, उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हुई। अब अगेन वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन अपनी जगह पे जाएगी और नाइट्रोजनस वेस्टेज अपनी जगह पे जाएंगे, मतलब रीनल के पास चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो रीनल के अंदर तो आर्टरी ही एंट्री करेगी, उसी तरीके से ये जब पेशेंट के बाहर लेंगे तो उसके आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा और उसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज रहेगा। क्लियर? फिर आपको ये दिख रहा है, जो ये यूनिट दिख रहा है दैट इज द सेलोफेन ट्यूब वाली पूरी यूनिट है, इसके थ्रू वो पास ऑन हो रहा है, इसमें एंटीकोएगुलेंट मिला दिया गया है, और ये जब इसके थ्रू फिल्ट्रेट हो रहा है तो यहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग इज मेंटेन, कि सलाइन सॉल्यूशन लगा हुआ है,
डायलिजेट, फ्रेश डायलिजेट मतलब जो उसमें मिक्सचर बन रहा है, जैसे यूरिया यहाँ आ रहा है तो ये इम्प्योर होगा, इसको बाहर निकालना है और नया अंदर एंट्री करना है, ये पूरी प्रोसेस चल रही है। इधर से ब्लड जा रहा है, इधर से डायलाइजिंग सॉल्यूशन आ रहा है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिया वाला बाहर निकाला जा रहा है, विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट वाला एंटर कराया जा रहा है। और पूरी प्रोसेस के बाद जो प्यूरिफाई हो रहा है, ट्यूब अलग चल रही है, सेलोफेन मेम्ब्रेन का अलग चल रहा है कॉन्सेप्ट, फिर वो ब्लड प्योर हो गया, विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। अब उसको वेनस सिस्टम के थ्रू एंटर कर दिया गया, वो पेशेंट के बॉडी में आ जाएगा। क्लियर है? तो आर्टरी और वेन को पकड़ा गया है ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो पास ऑन हो रहा है वो एक तरफ से जाके अंदर मिक्स हो जाए। क्लियर? आर्टरी से सारा ब्लड बाहर आ रहा है, तो एक पूरे साइकिल का पूरा ब्लड, सब कुछ जो डायलिसिस का जितना टाइम वगैरह लगता हो वो सब में वो पूरा प्योर होगा। एंड उसके बाद वो पैरेलली, अब ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि ये पेशेंट विदाउट ब्लड है इस टाइम, इसलिए ये चीज ध्यान रखो कि एक तरफ से ब्लड निकल रहा है और दूसरी तरफ से वो प्योरीफाई होके अंदर भी एंट्री कर रहा है। बॉटल तो है नहीं ना बेटा कि बॉटल में ब्लड दे दिया और भाई इस ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल दो, तब तक कैसे चलेगा बॉडी का सिस्टम? बाकी चीजें तो हमें ब्लड की चाहिए ना, बाकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें चाहिए। सिर्फ हमें ये करना है कि हमारे ब्लड जो अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम फ्लो हो रहा था, उस सर्कुलेटरी सिस्टम से हमने एक वेसल को बाहर निकाल दिया और वो वेसल हमारे शरीर का ब्लड लेके जा रही है, प्योरीफाई करा रही है, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करा रही है, एंड देन वो फिर वापस आ गया एंट्री में। मतलब इन दैट केस यू कैन सी कि ये हो गया है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम उस पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कितनों को समझ में आया? दो को बस। आयुष और मनाली। पृथ्वी क्लियर, इकरा क्लियर। केतकी बेटा, निनाद, पार्थ, इशरात, ईशा, फरेहा। चलो देखो, आ गया सबको मतलब। As nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid। अब assertion reason वाला जब क्वेश्चन आता था, ये है रीजन, और assertion ये कहता है कि हाँ डायलिजिंग फ्लूइड को यूज करके ब्लड को प्योरीफाई किया जा सकता है हीमोडायलिसिस के टेक्निक के थ्रू। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इट इज द रीजन इज nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid which used in dialyzing unit। जिस मशीनरी को आप यूज कर रहे हो उसके अंदर डायलिजिंग फ्लूइड है वहां पे। This substance freely move out thereby clearing the blood। और उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं था, इसलिए वो फ्रीली मूव कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का फिनोमिना अपना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। द क्लियर ब्लड, thereby clearing the blood, the clear blood is pumped back to the body through a vein। हाईलाइट करना, थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटीहेपेरिन। निकला था तो आपने क्या डाला? एंटीकोएगुलेंट। ऐड कर रहे हो वापस तो क्या डाला? एंटीहेपेरिन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको क्या, एक फ्लो चार्ट सिंपल सा लिखो। ब्लड आउट फ्रॉम आर्टरी एंड एड हेपेरिन। हेपेरिन ऐड करोगे, हेपेरिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम पड़े हुए हो, क्यों डाला जा रहा है ये एकदम क्लियर होनी चाहिए बात। एंटीकोएगुलेंट एंड देन डायलाइजिंग यूनिट। डायलाइजिंग यूनिट में क्या है? सेलोफेन है।
डायलिजिंग फ्लूइड है, शॉर्ट में यहाँ पे एक देना है यूरिया अब्सेंट। यूरिया से अच्छा नाइट्रोजनस वेस्ट लिखो, एब्सेंट। सो ब्लड प्यूरिफाई, ब्लड प्यूरिफाई। अब रिवर्स करना है हमें, वाया वेन ऐड क्या कर दिया, एंटी हेपेरिन। एंटी हेपेरिन ऐड किया है ताकि अब ब्लड कोएगुलेट कर सके, नेचुरली कोएगुलेट है वो प्रोसेस जो नीड है उसकी, वो कोएगुलेशन की मैकेनिज्म चल सके, ब्लड बॉडी के अंदर जाए। तो वाया वेन, ओके क्लियर है। दिस मेथड इज अ boon फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत लोग हैं बेटा, हमारे घर में भी हैं एक पेशेंट जिनकी पिछले 4 साल से डायलिसिस चल रही है। तो मीन्स लोग हैं जो एटलीस्ट सरवाइव कर सकते हैं। ये ऐसी डिजीज हो गई कि आपकी एक तो किडनी खराब भी हो गया है, लेकिन फिर भी फेल्योर है, काम नहीं चल रहा है, लेकिन एक आर्टिफिशियल फिल्टर इसका जनरेट कर लिया गया। ऑब्वियसली कॉस्टिंग है इसकी एक पूरा। अब जब तक वो लाइफ उनकी चलेगी वो डायलिसिस पे ही चलेंगे और वो अपना डेली रूटीन की चीजें कर सकते हैं। अब फर्दर इट डिपेंड कि और कोई साथ में प्रॉब्लम तो नहीं है, अदरवाइज एज इट इज किडनी से बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर किडनी ट्रांसप्लांट उनकी बॉडी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सुटेबल नहीं है, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, तो इसलिए वो सिंपली डायलिसिस के थ्रू ही चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए एक होप, एक बूंद मतलब समझते हैं, वरदान। ठीक है, जैसे नहीं महाभारत रामायण देखा होगा, ये तपस्या की है, फिर भगवान जी प्रकट हो गए, फिर हाथ से एकदम रेज निकलती है और सारे उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो उस तरीके का एक वरदान हुआ है। दिस मेथड इज अ boon फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर है। अब ये आपको दिख रही है, जो छोटी सी किडनी काम कर रही थी उसके लिए इतनी बड़ी मशीन लगी हुई है और पूरा खर्चा वर्चा सब लगाए पड़े हैं। और जबकि मैंने तुम्हें एक दिन बताया कि अपनी सिर्फ एक किडनी से भी हम 120 टू 125 ईयर्स आराम से जी सकते हैं। क्लियर। इसका मतलब 2 किडनी में तो हम 2 जन्म तक काम कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, जो डेली रूटीन और चीजें होती हैं, किस वजह से अफेक्टेड हो रहा है, क्या हैबिट है, उसके वजह से डैमेज हुआ तो इसका कोई रिपेयर नहीं। हीमोडायलिसिस क्लियर। ये दिख रही है, पूरी यूनिट दिख रही है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसको आप ऐसे छोटा सा पढ़ डाले हो, वो ऐसी छोटी सी भी चीज नहीं होगी। आप आगे पढ़ोगे, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, कोई इसके स्पेसिफिक होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, तो वो फिर पूरी इन सब चीजों की स्टडी डिटेल में करे। ऑब्वियसली कोई ऐसा सिंपल चीजें तो होती नहीं है ना बेटा। ये समझ में आना चाहिए आपको पूरा फ्लो, अभी आपके जितना काम का है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेल्यूर। किडनी फेल्यूर में सिर्फ एक ही रास्ता है कि किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए। A functioning kidney is used in transplantation from a donor। अब किडनी की ट्रांसप्लांटेशन की भी स्टोरी बड़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। जैसे लीवर ट्रांसप्लांटेशन में कोई अगर सेम डोनर है, एक घर के हैं, भाई बहन है, तो वो अपने लीवर में से एक पोर्शन को कट करके दे सकते हैं, क्योंकि लीवर के पास है टेंडेंसी रीजनरेट करने की। क्लियर। तो उसका भी लीवर फिर से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जो पोर्शन उसका डोनेट हुआ है उस पोर्शन के भी अंदर प्लान एरिया, याद है ना, प्लान एरिया जैसे रिजनरेशन शो करता है, उस तरीके से लीवर एक सर्टेन कंडीशन, एक टाइम पीरियड में 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाता है। बट किडनी के केस में क्या है, किडनी के सर पे तुम्हें एक ताज दिखा था एड्रेनल ग्लैंड का, एड्रेनल ग्लैंड का। क्लियर। वो किडनी से अटैच्ड है, इसलिए ये एक रीजन है कि किडनी को रिमूव नहीं कर सकते। दैट्स वाई किडनी को ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए एक किडनी लगानी पड़ेगी जो डिफरेंट लोकेशन पे होगी। उसी ब्लड, उसको देखो ब्लड की सप्लाई चाहिए और वो फंक्शनिंग किडनी है, तो एक पेल्विक रीजन में उसको लगा दिया जाता है। तो ऐसे पर्सन जिनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है
उनकी बॉडी के अंदर एक्चुअली 2 नॉन फंक्शनल किडनी और 1 फंक्शनल किडनी होती है, टोटल 3 किडनी प्रेजेंट हो। आश्चर्य हुआ जान के? कोई बात नहीं, जान लो। ऐसी ही चीजें जानते जाओगे बढ़ता जाएगा। और डोनर के पास 1 किडनी और फंक्शनल किडनी, क्योंकि वो भी तो लिविंग है भाई, उसकी लाइफ चल रही है। और ऑलरेडी मैम ने मेंशन कर ही दिया है कि 1 किडनी से जिंदा रहा जा सकता है आराम से। क्लियर है? A functioning kidney is used to, in transplantation from a donor, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव। जितना क्लोज रहेगा उतना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ये इम्यूनोलॉजी का पोर्शन है, वहां हम बताएंगे आपको। अभी बस सिंपल वो जो मैंने बार बार तुम लोग को फंडा देती हूँ कि हाँ, हर सेल के ऊपर एक प्लेट लगी हुई है जिससे पहचानती है बॉडी की हाँ ये मेरी सेल है। उसी तरीके से जब ये बाहर की सेल आ रही, पूरा का पूरा ऑर्गन आ रहा है, तो इसमें कितना टिश्यू, कितने सेल आएंगे, और ऑब्वियसली उसके ऊपर वो नेम प्लेट नहीं होगा, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको नहीं पहचानता है। क्लियर? और उसके अगेंस्ट में अटैक करता है। अभी कहानी के तौर पे बस इतना याद रखो, इसका डिटेल अपन इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे। Preferably a close relative to minimize its chances of rejection by the immune system of the host. Modern clinical procedures have increased the success rate of such complicated टेक्निक। और एक दिन मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि बहुत काबिल जो डॉक्टर, मतलब जो इस तरीके के स्पेसिफिक होते हैं, उनकी अपनी एक टीम हो जाती है, ट्रांसप्लांटेशन यूनिट बोलते हैं उसको। और वो पूरे वर्ल्ड में, कंट्री में, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाने जाते हैं। फ्लाइट बुक की, पहुंचे वहां पे, सारी कंडीशन मेंटेन है, सबको पता होता है। जैसे अगर जस्ट सपोज एक भोपाल में एक हॉस्पिटल है, बंसल हॉस्पिटल, फेमस है ट्रांसप्लांटेशन के लिए और बढ़िया फीस चार्ज करने के लिए। तो पता होता है कि हाँ ये ट्रांसप्लांटेशन होने वाला है। इवन पेपर में भी आता था पहले, तो बहुत ये चीजें रेयर होती थी। तो इट्स लाइक कि हाँ ट्रांसप्लांटेशन होने वाला है, तो पता होता था वो टीम आ रही है। वो उनका अपॉइंटमेंट इतने तारीख को है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसके भाई का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो वो अपॉइंटमेंट देते हैं, हाँ भाई डोनर अवेलेबल, कंडीशन ओके, सब कुछ ओके, अब उस टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल है क्या, हाँ, तब वो ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। समझ रहे हो? तो इस तरीके की बहुत एकदम फाइन टेक्निक में आ जाता है ये सब। तो डोनर, और ये ध्यान रखना है हमें कि पेल्विक रीजन में किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ऑलरेडी जो किडनी खराब हुई थी उसके फंक्शनिंग, उसके कनेक्शन को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेन एक जो अभी तुम समझ सकते हो वो यू कैन रिलेट विद द एड्रेनल ग्लैंड। अब बात ये आती है कि एड्रेनल ग्लैंड का आपने बोल दिया यहाँ पे, तो किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, उसका एड्रेनल ग्लैंड क्या हो गया जो वहां पे था, जिसकी किडनी आप ले आए, तो उसके एड्रेनल ग्लैंड का क्या होता है? कटिंग ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। एक एड्रेनल ग्लैंड के या एक किडनी के रिमूव होने पे एड्रेनल ग्लैंड को वहां छोड़ के ही लाया जाता है किडनी को। अब मुझे इसकी डेप्थ बहुत नहीं पता है, क्यों छोड़ा जाता है, कैसे निकाला जा रहा है और यहाँ से क्यों नहीं निकाला जा रहा है। सिंपल सा ये समझ में आता है कि हाँ, उसकी जो एक एड्रिनल ग्लैंड को वहां पे छोड़ा गया है, वो धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग लो हो जाती है। एंड जो दूसरी किडनी जो उसके अंदर अभी बॉडी में डोनर के रह गई है, उसके ऊपर वाला एड्रिनल ग्लैंड अपने को साइज में इंप्रूव कर जाता है, और 2 एड्रिनल ग्लैंड का काम एक एड्रिनल ग्लैंड करने लगता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइडेड नेफ्रेक्टोमी, मतलब कटिंग करना, ट्यूब को कट कर देना। ठीक है, लेफ्ट साइड नेफ्रेक्टोमी विल लीड टू एन इन्वोल्यूशन ऑफ द लेफ्ट एड्रिनल। इन्वोल्यूशन मतलब वो छोटे हो जाएगी, नॉन फंक्शनल होती जाएगी धीरे धीरे, फॉलोड बाय हाइपरट्रॉफी, इनलार्जमेंट हो जाएगा ऑफ द राइट एड्रिनल। इज इट क्लियर? इस तरीके की क्वेरी आनी चाहिए दिमाग में, क्योंकि मैंने बताया किडनी, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। तो अभी आप डील कर रहे हो, तो एक एक जो रिसीवर है उसकी किडनी का क्या हुआ, उसकी एड्रिनल ग्लैंड का क्या होगा। दूसरा जो डोनर है उसके पास एक एड्रिनल ग्लैंड का हुआ, तो उसका एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो कैसे मेंटेन होगा, क्योंकि हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन में जो चीज वर्क, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहा है, जो उसमें रोल प्ले कर रहा है, उसके न होने से ऑब्वियसली उसकी कई सारी डिजीज आने लगेंगे उसमें। तो उसको किस तरीके से अपनी बॉडी कैसे हील करती है,
एक ग्लैंड जिसके पास किडनी नहीं रह गई है, उस वाली ग्लैंड धीरे धीरे नॉन फंक्शनल हो जाती है, एंड पैरेलली दूसरे साइड वाली ग्लैंड इंक्रीज हो जाती है, हाइपरट्रॉफी को शो करती है और उसका फंक्शन डबल हो जाता है सब मैजिकल है बॉडी का। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग बाहर मशीनरी बना रहे तो इलाज में फिर पैसे देते हैं। नाउ नेक्स्ट डिजीज आ जाती है किडनी स्टोन, जिसको बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। मेनली इसमें डिपोजिशन होता है कैल्शियम का, और वो भी कैल्शियम ऑक्सलेट का। वहां से वर्ड आ गया कैल्कुलाई, और रीनल यू बेटर नो कि रीनल मीन्स किडनी। तो स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, एग्जांपल में भी दिया है ऑक्सलेट, मार्किंग करना अच्छे से एकदम, कैल्शियम ऑक्सलेट फाउंड विद इन द किडनी। इस केस में किडनी के, अब जो आपको फिर से किडनी का स्ट्रक्चर याद करो, किडनी के स्ट्रक्चर में क्या क्या जगह है, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ स्टोन हो जाएंगे। क्लियर? या पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिकॉल कर लो। एक तो किडनी के अंदर जैसे यहाँ आपको अलग अलग दिख रहा है, कैलाइसिस रीजन में मेजर कैलाइसिस वाले रीजन में, फिर आपको रीनल पेल्विस वाले रीजन में, फिर आपको यूरेथ्रल में दिख रहा है। क्लियर? फिर यहाँ पे आपको ब्लैडर में दिख रहा है, यूरेटर में दिख रहा है। तो इट मीन्स यूरेटर में दिख रहा है मतलब वो तो मेनली यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आएगा, ब्लैडर तक आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का दिखा रहा है। मेन जब आप किडनी स्टोन की बात करते हो तो जो किडनी के अंदर स्टोन, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हो गया पूरा। अगर आप देखोगे किडनी इज किडनी, तो किडनी में आप देख रहे हो तो किडनी के स्ट्रक्चर को रिकॉल करो, और जिस जगह पे पथरी होगी, हिंदी में पथरी बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोन बोलते हैं, वहां की स्टोन उस डिजीज का नाम हो जाएगा। जैसे कैलिक्स में है तो कैल्सियल स्टोन, ये तीनों नाम आप नोट डाउन कर लेना। पेल्विक में है, रीनल पेल्विक में तो रीनल पेल्विक स्टोन, अपर यूरेथ्रल स्टोन, और ये सबसे पेनफुल होता है, बहुत भयंकर वाला पेन होता है इसमें। किडनी स्टोन का मतलब है बहुत अनबियरेबल पेन। ठीक है, और ये भी हैबिट से ही होता है। जो लोग पानी कम पीते हैं, जो जिनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होने की टेंडेंसी बॉडी में ज्यादा होती है और वो उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, या जिनकी हैबिट होती है चौक वगैरह खाते हैं बहुत, ठीक है, चूना चौक खपड़ेल मिट्टी इस तरीके की चीजें खाते हैं, तो वो धीरे धीरे वो बॉडी उसको फिल्ट्रेट करना बंद कर देता है और वो एक्यूमुलेट होने लगता है। एक्यूमुलेट होने लगेगा तो वो स्टोन बन जाता है। क्लियर है? ठीक है, ये आपको इमेज में दिख रहा है, ये रियल स्टोन है। और एक आपको इसका आइडिया लेने के लिए यहाँ पे एक स्केल भी दिख रही है, तो कितने कितने साइज के आपको स्टोन निकलते हैं, यू कैन रिलेट। ठीक है, ये एक्सरे से दिख रहा है अंदर स्टोन, ये स्टोन है, ये स्टोन, ये स्टोन, ये स्टोन। समझ में आ रहा है ना? और ऑब्वियसली यूरेटर वाला, आते हैं उस पे बेटा। ऑब्वियसली यूरेटर वाला मोर पेनफुल क्यों है? क्योंकि वो ट्यूब के अंदर है, और वो ट्यूब था जो, वो ट्यूब जो है वो पैसेज है, वो एक रास्ता है। रास्ता बंद हो रहा है, मसल्स पे इम्पैक्ट जाएगा, पूरे वहां के स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट जाएगा, और एक पेनफुल सा पूरा आपका ब्रेन सीएनएस उसमें इन्वॉल्व होगा, और आप पेन फील होता है उससे। क्लियर है? अब किडनी के सॉरी स्टोन के ट्रीटमेंट कई सारे हैं, अलग अलग पैथी में अलग अलग ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक में अलग है, आयुर्वेदा में अलग है, एलोपैथिक में अलग है, और जो अभी लेजर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ी है उसको यूज करते हैं काफी लोग, जिसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। क्लियर? लिथोट्रिप्सी इज अ प्रोसीजर दैट यूजेस शॉक वेव्स। शॉक वेव को यूज करके टू ब्रेक अप स्टोन। ब्रेक हो गया स्टोन तो भाई ट्यूब तो है ही, वो रास्ता दे देगा और वो यूरिन के साथ ही पास ऑन हो जाएगा इन द किडनी एंड पार्ट्स ऑफ द यूरेटर tube that carries urine from your kidney to your bladder. After the procedure, the tiny pieces of stones pass out of your body in urine. क्लियर है? मतलब लेजर टेक्निक से वेव टेक्निक, वेव शॉक वेव्स अप्लाई करके उस बड़े स्टोन को तोड़ दिया गया छोटे छोटे स्टोन में, एंड देन वो छोटे स्टोन कैपेबल है कि वो यूरिन का पार्ट बन जाए, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, और वो ट्रांसपोर्ट कर जाए, मेचुरेशन के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाए। क्लियर है? फिर यूरेट्रोस्कोपी टू आइडेंटिफिकेशन एंडोस्कोपी की तरह इसमें भी आगे के साइड में कैमरा होगा, एंड इसके अपने स्पेशलिस्ट होते हैं बेटा। इसके अपने स्पेशलिस्ट हैं, नेफ्रॉन के फंक्शनिंग के अपने स्पेसिफिक हैं,
सब स्पेसिफिक डॉक्टर सेट है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अपने स्पेसिफिक है। तो किडनी स्टोन को ये कैसे डिटेक्ट कर रहा है? यूरेथ्रोस्कोपी इज अ प्रोसीजर टू एड्रेस किडनी स्टोन, आइडेंटिफाई कि कहाँ पे है, एंड इन्वॉल्व्स द पैसेज ऑफ अ स्मॉल टेलीस्कोप कॉल्ड अ यूरेट्रोस्कोप थ्रू द यूरेथ्रा, एंड ऑब्वियसली ओपनिंग से इसको एंटर करेंगे, एंड ब्लैडर एंड अप द यूरेटर टू द पॉइंट वेयर द स्टोन इज लोकेटेड। पूरे उस पैसेज को चेक करेगा वो इस पूरे यूनिट से कि कहाँ पे स्टोन है, और उसके बाद टेक्निक यूज की जाएगी लिथोट्रिप्सी। क्लियर है? फिर लास्ट डिजीज आ जाता है, लास्ट आपका वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कहाँ की डिजीज होगी? ग्लोमेरुलस की डिजीज है। आइटिस वर्ड लिखा है तो सिंपल सी बात, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ग्लोमेरुलस आपको पूरा ग्लोमेरुलर कैप्सूल पूरी यूनिट पता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया, दैट डिजीज इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। अब ये अलग अलग अगेन फिर इसके भी टाइप्स हो जाते हैं। देखो कॉर्टिकल मेडुलरी रीजन, यहाँ के नेफ्रॉन सब खत्म हो रहे हैं, मतलब किडनी का फंक्शन धीरे धीरे डाउन हो रहा है। क्लियर? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई एंड ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स, रप्चर हो रही है। आइटिस वर्ड इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड। क्लियर? तो एक आपको नॉर्मल दिख रहा है, एक इमेज में आपको शो कर दिया गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ऑब्वियसली नेफ्रॉन पे अटैक हो रहा है, मतलब नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं, तो धीरे धीरे किडनी फेल्योर की तरफ जाएगी। एट द एंड तो वही हो रहा है। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था, बहुत ज्यादा किडनी के डिजीज के वेरिएशंस नहीं है, एट द एंड किडनी फेल्योर होना है। किडनी फेल्योर वो किसी भी रीजन से हो जाए, नेफ्राइटिस से हो जाए, कोई बड़ा सिस्ट पूरा ब्लॉक कर दिया है वहां पे, उसका ऑपरेशन वैसे मतलब सिस्टाइटिस हुआ या तुम्हारा स्टोन हुआ, इस तरीके की चीजों को फिर भी क्योर किया जा सकता है, लेकिन वो रिपोर्ट होने वाली बात है। मैंने बोला दोनों किडनी बहुत अच्छे से काम करती है, तो ये सब डिटेक्ट होने में, इनके सिम्टम्स लोग इस पे ध्यान देने में ही टाइम लग जाता है। दैट्स वाई टाइम आ जाता है कि हाँ किडनी फेल्योर की तरफ बढ़ जाती है। तो अगर ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन, वोमेन्स कैप्सूल वाले पोर्शन में पूरा वहां पे कैपिलरीज से लेके सारा इन्फ्लेमेशन होगा, तो ऑब्वियसली उस यूनिट की ये वाली फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो नहीं होगी, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो इस तरीके से धीरे 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 कई सारे नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं। कई सारे नेफ्रॉन डैमेज हुए तो किडनी के आपके फिल्ट्रेशन रेट में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ जाएगी, यूरिन के फॉर्मेशन रेट में चेंजेस आ जाएंगे। और इसका किडनी फेल्योर का एक कॉमन सिम्टम है कि फीट एडेमा। एडेमा मतलब होता है स्वेलिंग, फीट एडेमा मतलब पैरों में स्वेलिंग। तो पैरों में स्वेलिंग होना एक सिम्टोमेटिक है। दिस इज द सिम्टोमेटिक, क्योंकि फ्लूइड जो है वो नीचे की तरफ डिपॉजिट होने लगता है, बॉडी में नीचे की तरफ फ्लूइड डिपॉजिट होता है, एंड दैट्स वाई सबसे पहले ये आपको पैरों में दिखता है। रिवर्स नहीं जा रहा है, वहां पे इकट्ठे होने लगे, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, फ्लूइड को ही तो बैलेंस कर रहा था कि वो बैलेंसिंग बिगड़ रही है, तो धीरे धीरे पैरों में स्वेलिंग रहने लगी। एनसीईआरटी में आई थिंक वही लास्ट था। एक आप और नोट डाउन करोगे, पॉलीसिस्टिक किडनी। क्लियर? सिस्ट का बनना, सिस्ट इज डिफरेंट, एंड एक और नोट करोगे अभी, ट्यूमर। सिस्ट इज डिफरेंट एंड स्टोन इज डिफरेंट। तो polycystic kidney (PKD) is an inherited disorder in which cluster of cysts develop primarily within your kidney, causing your kidneys to enlarge and lose function over time. एक टाइम के साथ functioning lose होने लगी। Cysts are non-cancerous round sacs containing fluid. Cyst hard structure हो जाएंगे, उसमें fluid होगा, कैंसरस नहीं है तो नॉन कैंसरस है, हो सकता है कि आगे जाके वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाए। The cyst vary in size and they can grow very large. ओके, तो सिस्ट का फॉर्मेशन है तो डिजीज को क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टिक। क्योंकि सिस्ट है तो वो कभी एक या ऐसे संख्या में नहीं रहता है, नंबर ऑफ सिस्ट होते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी। ठीक है, पीकेडी। सिस्ट ओवरी में भी होता है, उसको बोलते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज।
समझ में आया? ये नोट डाउन करना है, ये दिया नहीं है एनसीईआरटी में। नाउ नेक्स्ट आता है ट्यूमर। ट्यूमर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरिन में ब्लड आने लगे, तो यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है एक घाव हो, ट्यूमर बन रहा हो, ट्रैक में कहीं पे हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्यूमर के केस में क्या हो सकता है कि किडनी के किसी पोर्शन में सेल बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रही है, एक मास ऑफ सेल बन गया है, और वो मास ऑफ सेल जो फंक्शनल सेल्स हैं उनको डिग्रेड कर रही है, उनके हिस्से का न्यूट्रिएंट ले रही है और अपना वंश बढ़ाती जा रही है, दैट इज सिंपल ट्यूमर, जो आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका ऑपरेशन पॉसिबल है। जिस पोर्शन का ट्यूमर है उसको कट करो, रिमूव करो, सील करो, बाकी की किडनी आपकी फंक्शन करती रहे। ओके, ट्यूमर रिमूव्ड, किडनी क्लोज्ड, रेस्ट किडनी पोर्शन फंक्शनिंग, मेडुला उसका मेडुलरी फंक्शन चलेगा, उसका कॉर्टिकल फंक्शन चलेगा, एवरीथिंग इज वर्किंग, बस किडनी का साइज छोटा हो गया, यू कैन से। अब इट अगेंस्ट डिपेंड कि वो ट्यूमर कैसा है, कहाँ पे हुआ। ये तो साइड में है तो रिमूव हो गया, यहाँ पे होगा तो पेल्विक रीजन में, तो क्या करेगा मतलब, तो किडनी खराब होगी। एट द एंड जाना वही है कि किडनी खराब। ठीक है, अब ये सब पूरी जो कॉम्प्लिकेटेड कई सारे मिक्स्ड सिम्टम्स है, उन किडनी के जो डिजीज हैं उनके कई सारे मिक्स सिम्टम्स दिखते हैं। रिड्यूस यूरिन आउटपुट, फैटिगनेस लगता है, नोजिया फील होता है, स्वेलिंग इन द फीट, टायर्डनेस, पुअर स्लीप, पुअर एपेटाइट, अनएक्सप्लेन्ड ईचीनेस, स्वेलिंग ऑफ फीट, swelling in the feet, swelling of feet, पफनेस ऑफ फेस एंड आईज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब फूला फूला, सूजा सूजा, पूरा बॉडी धीरे धीरे सूजा लगेगा। उसका जनरल एक आइडिया देती हूँ मैं तुम्हें, क्यों सूजता है, क्योंकि जगह 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 बॉडी में फ्लूइड का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और इट रिजल्ट इन मल्टी मल्टी डिसऑर्डर कंडीशन, कई ऑर्गन पे ये इम्पैक्ट करता है, और ये एक इंडिकेटिव है कि बॉडी फंक्शन सही से नहीं हो रहा है, बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड्स द नॉन फंक्शनिंग टाइप। क्लियर है? वर्ल्ड किडनी डे रहता है सेकेंड थर्सडे इन मार्च, कोई डेट नहीं है इसकी, इसलिए ये चीज ध्यान में रखना। जैसे फ्रेंडशिप डे तुम्हें पता होगा, फ्रेंडशिप डे का भी कोई डेट नहीं होता है, शायद फर्स्ट संडे या सेकंड संडे होता है, भूल जाते हैं। अगस्त का फर्स्ट संडे होता है ना, फर्स्ट ही होता है, क्योंकि एक बार 2 अगस्त को पड़ी थी, तो फर्स्ट संडे संडे को रहता है। उसी तरीके से सेकेंड थर्सडे इन मार्च वर्ल्ड किडनी डे होता है। तो यहाँ ये चैप्टर होता है एंड एमसीक्यूज को कर लो अच्छे से सॉल्व। चलो, मैंने कुछ एमसीक्यूज वगैरह ऐड किए थे कि सॉल्व कराएंगे, अब ये एक्स्ट्रा क्लास जब लेंगे रिवीजन वाला उस दिन देखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? चैप्टर कंप्लीट करो, एमसीक्यूज कंप्लीट करो, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज लो। उस पीडीएफ को भी, आज क्या वेडनेसडे है, वेडनेसडे या थर्सडे फ्राइडे में पूरा पीडीएफ सॉल्व करके फ्राइडे तक एक साइड हटाओ यार, चैप्टर खत्म, कल से हम पढ़ाएंगे लोकोमोशन और तुम इसमें उलझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब तुम्हारा रिवीजन में क्या करना है, तुमको सेल को अभी होल्ड पे रखो, रिवीजन के लिए तुम्हारे लिए ये चैप्टर है, मतलब टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए या रिवीजन एक ही बात है, क्योंकि कल से हम तो दूसरे चैप्टर पे आ जाएंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम रिवाइज करो, सर्कुलेटरी सिस्टम का रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर वाला पोर्शन रिवाइज करो, एमसीक्यूज सॉल्व करो, एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज, सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर डालो, उसके बाद बात करेंगे। फ्राइडे तक ये सब कर लो तो सैटरडे को रिवीजन क्लास ले लेंगे, थर्सडे फ्राइडे लोकोमोशन पढ़ाएंगे। इज इट क्लियर? कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तुम लोग को, बताओ, नहीं तो चलो टाटा बाय बाय, रिवाइज करो अच्छे से, पढ़ाई करो मन से। चलो बाय बेटा, बाय बच्चा, गुड डे। हाँ, हम सेंड करते हैं, एक्स्ट्रा पीडीएफ हम शेयर करते हैं। बाय बच्चा।